वंदे मातरम छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। और जहां अपना चैप्टर चल रहा था काइनेटिक केमिस्ट्री, और काइनेटिक केमिस्ट्री में पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक यानी इफेक्टिव फैक्टर, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट डालते हैं उनके बारे में। और इफेक्टिव फैक्टर में हम बात करें तो हमने सबसे पहले देख लिया था अभिकारकों की मात्रा, अभिकारकों की मात्रा ये हमने देख लिया था। और अभिकारकों की मात्रा में हमने क्या देखा था, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम कहता है वेग समानुपाती होता है अभिकारकों की सांद्रता के, यानी अभिकारकों की मात्रा ज्यादा होगी तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और अभिकारकों की मात्रा कम होगी तो अभिक्रिया का वेग भी कम होगा। यानी जैसे जैसे रासायनिक अभिक्रिया आगे बढ़ेगी अभिक्रिया का वेग घटता जाता है। फिर हमने दूसरा पढ़ा था बच्चों, इसी में नंबर 2 पढ़ा था हमने, वो पढ़े था नॉर्मली उत्प्रेरक का प्रभाव। अपने 2 नंबर था प्रभावित करने वाले कारकों में उत्प्रेरक का प्रभाव, तो बहुत ज्यादा मोस्ट है उत्प्रेरक का प्रभाव। ये बहुत ही ज्यादा क्या है, मोस्ट है। 1 मिनट देख लो वापस। इसमें सबसे पहले हमने बात की थी उत्प्रेरक कैटालाइज, और हमने देखा था एक ऐसा रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करेगा, भाग लेगा, अभिक्रिया के वेग को बदल देगा और खुद अपरिवर्तित रहेगा। ये तो हमने देखा था, ये तो परिभाषा थी। इसके इफेक्ट को देखा था हमने, तो हमने इफेक्ट में देखा था कि जैसे ये अपने पास एक आरेख लिया था हमने एक्स और वाई एक्स, यहाँ अपने पास जैसे एपी प्लस सीडी ये 2 अभिकारक है, और इन अभिकारक की क्रिया करवा के हम उत्पाद बना रहे थे। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, ये बना दिया साहब हमने एस प्लस बीडी, ये अपना उत्पाद बना दिया, और हम डायरेक्ट कैसे तीर का निशान लगा के लिख देते हैं। लेकिन वास्तविकता में देखी जाए तो वास्तविकता में क्या होता है, नॉर्मली ऐसे अभिक्रिया प्रोसीड नहीं होती है। अभिकारक से उत्पाद बनने के लिए ये अपने पास एक आरेख बनता है, यानी अभिकारक से उत्पाद बनने के पहले ये एक संक्रमण अवस्था बनती है, जिसमें देखो एपी और सीडी के मध्य जो बंध है वो धीरे धीरे टूट रहा है, और जिस समय ये पुराने बंध टूट रहे उसी समय नए बंध भी बन रहे हैं। तो ये एक अवस्था बनती है संक्रमण अवस्था, एक ऐसी अवस्था जिसके दौरान अभिकारकों में उपस्थित पुराने बंध टूटने लगते हैं और उसी समय नए बंध बनने लगते हैं, वो होती है संक्रमण अवस्था। ये इतनी कुल ऊर्जा चाहिए अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए, ये कुल आवश्यक ऊर्जा है जिसको कहते हैं दहली ऊर्जा। दहली ऊर्जा जो कुल आवश्यक ऊर्जा है। अगर अभिकारक से उत्पाद बनाना है तो अभिक्रिया में इतनी ऊर्जा होनी ही चाहिए। अब जो इतनी ऊर्जा प्रत्येक कण के पास देखी थी हमने होती है, जो हमने देखा था न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा के रूप में थी। ये इतनी ऊर्जा प्रत्येक कण के पास अवेलेबल होती है। अपने को कुल ऊर्जा इतनी चाहिए, जिसमें से इतनी एनर्जी है अपने पास, तो शेष कितनी रहेगी एनर्जी, ये वाली एनर्जी। इस एनर्जी को हमने नाम दिया था संकीर्ण ऊर्जा। ये नॉर्मल एक प्रोसेस है जब अभिक्रिया अभिकारक से उत्पाद में बदलती है उस दौरान। लेकिन बच्चों जैसे अभिक्रिया में हम उत्प्रेरक लेते हैं तो अभिक्रिया में ये संक्रमण अवस्था जो होती है ये जल्दी बन जाती है। संक्रमण अवस्था क्या आती है, जल्दी आ गई। संक्रमण अवस्था जैसे जल्दी बन गई तो देखो ये जो दहली ऊर्जा है, इस दहली ऊर्जा का मान घट गया। दहली ऊर्जा में से देखो अपने पास न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा तो उतनी है, मेन अंतर किसमें है, इस संकीर्ण ऊर्जा में अंतर आ गया EA2 में। तो हुआ क्या, जैसे हमने उत्प्रेरक मिलाया, जैसे क्या मिलाया अभिकारक, अभिक्रिया में उत्प्रेरक, उत्प्रेरक मिलाते ही अभिक्रिया को एक वैकल्पिक पथ मिल गया। क्या मिल गया, वैकल्पिक पथ, रास्ता। और इस वैकल्पिक पथ के कारण हुआ क्या, अभिक्रिया में संकीर्ण ऊर्जा का मान घट जाता है, जिससे अभिक्रिया में उत्पाद जल्दी बनता है, यानी अभिक्रिया का वेग बढ़ गया। यानी कुल मिलाकर हम कहें तो हुआ क्या है, उत्प्रेरक अभिक्रिया को एक वैकल्पिक पथ प्रदान करता है
जिससे सक्रियण ऊर्जा का मान घटता है, अतः अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। तो देखो इसमें लिखते हैं उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में एक वैकल्पिक पथ प्रदान करता है या अवेलेबल करता है, प्रदान करता है, जिससे सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाता है, घट जाता है। अतः संक्रमण अवस्था जल्दी बनती है, जल्दी बनती है, जिससे उत्पाद जल्दी निर्मित हो जाता है, हो जाता है। अतः अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, अतः अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तो मेन चीज क्या हुई, हमने जैसे देखो इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक मिलाया तो सक्रियण ऊर्जा का मान घटा, सक्रियण ऊर्जा का मान घटने से हुआ क्या, संक्रमणावस्था जल्दी बनी, और संक्रमणावस्था जल्दी बनी मतलब उत्पाद भी जल्दी निर्मित हो गया। तो अपने उत्प्रेरक का मुख्य कार्य क्या है, अभिक्रिया में एक वैकल्पिक पथ अवेलेबल करवाना, जिससे सक्रियण ऊर्जा का मान घटेगा, संक्रमणावस्था जल्दी बनेगी, इट मींस प्रोडक्ट भी जल्दी बन जाएगा। और प्रोडक्ट जल्दी बन रहा है इसका मतलब अभिक्रिया वेग क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन ये क्रिया कब होती है, जब आप उत्प्रेरक के रूप में क्या लेते हो, उत्प्रेरक वर्धक लेते हो या धनात्मक उत्प्रेरक लेते हो। ये था बच्चों अपने उत्प्रेरक का प्रभाव। बाकी चीजें हमने कल वाली क्लास में पढ़ी थी, केवल ये लिख लो आप लैंग्वेज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। तो ये तब था आपके उत्प्रेरक का प्रभाव। इसके बाद हमने देखा था एक होता है बच्चों विकिरण का प्रभाव। प्रभावित करने वाले कारकों में तीसरा है विकिरण का प्रभाव। पहला पढ़ा था हमने अभिकारक की मात्रा या सांद्रता, दूसरा उत्प्रेरक का प्रभाव, तीसरा है बच्चों विकिरण का प्रभाव। तो विकिरण के प्रभाव से सीधा मीन्स देखो, अगर कोई अभिक्रिया जैसे प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, प्रकाश की उपस्थिति में जैसे कोई अभिक्रिया हो रही है, फॉर एग्जाम्पल के लिए फोटोसिंथेसिस, आपको पता है बच्चों हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल और केवल प्रकाश की उपस्थिति में होती है। मतलब अगर हम बात करें तो जब प्रकाश उपस्थित रहेगा तब तो प्रकाश संश्लेषण होगा, और जैसे अंधेरा हो जाता है या रात्रि की बात करें अंधेरे में या रात में, तो रात के समय में फोटोसिंथेसिस रुक जाता है, कारण क्योंकि प्रकाश उपस्थित नहीं होता है। इट मींस अगर अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो रही है तो अभिक्रियाएं उस समय तीव्र गति से होगी जब उनको प्रकाश मिलेगा, और अगर अभिक्रिया में प्रकाश नहीं मिल रहा है तो उस अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है लेकिन अंधेरे में या रात्रि में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। मतलब विकिरण जो है सूर्य के प्रकाश की विकिरणों की उपस्थिति में अभिक्रियाओं की दर या वेग बढ़ जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं बच्चों अभिकारक की प्रकृति। अभिकारक की प्रकृति भी देख लेते हैं हम। प्रभावित करने वाले कारकों में चौथा कारक देख लेते हैं अभिकारकों की प्रकृति। तो बच्चों देखो अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था बन रही है, और इस संक्रमण अवस्था में क्या होता है, पुराने बंध टूटते हैं
नए बंध, पहले पुराने बंध टूट रहे हैं और नए बंध साथ साथ बनते हैं। ये आपके पुराने बंध है, और ये क्या है अपने पास, नए बंध है। तो संक्रमणावस्था में पुराने बंध टूट रहे और नए बंध बन रहे हैं। अब देखो अभिकारक की प्रकृति कैसे प्रभावित करेगी। अगर मान लो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक में बंध जो है, बंधों की संख्या क्या है, ज्यादा है। तो बंध अगर ज्यादा है, अभिकारकों में बंधों की प्रेजेंस ज्यादा है, बंध क्या अधिक मात्रा में, तो बंध अधिक मात्रा में मतलब इनको टूटने में अधिक समय लगेगा। और अगर अभिकारकों में बंध कम है तो उनको टूटने में क्या होगा, कम समय लगेगा। तो जिन अभिक्रियाओं में या अभिकारकों में अधिक बंध है, बंधों की संख्या अधिक है, उन अभिक्रियाओं का वेग क्या होगा, कम होगा। और कम क्यों होगा, क्योंकि बंध टूटने में अधिक समय लगेगा। लेकिन यदि अभिकारकों में उपस्थित बंध कम है, बंधों की संख्या कम है, तो बंध को टूटने में समय कम लगेगा, जिससे अभिक्रिया का वेग क्या होगा, तीव्र होता है। तो जिन अभिकारकों में बंध अधिक उपस्थित होते हैं, उन अभिक्रियाओं का वेग कम होता है, जबकि जिन अभिकारकों में बंध कम होते हैं उनका वेग ज्यादा होता है। एक और देख लेते हैं बच्चों, इसी में अपने पांचवा पृष्ठीय क्षेत्रफल, पांचवा देख लेते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ता है। जैसे ही पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है तो अभिक्रिया वेग बढ़ता है। जैसे देखो ये अपने पास कोई ठोस पदार्थ है, ये क्या कोई पदार्थ है, इस पदार्थ को हमने तोड़ दिया तो इस पदार्थ का अपने पास क्या बन गया, चूर्ण बन गया। ये अपने पास पदार्थ का चूर्ण बन जाता है। ये अपने पास इसमें लोहा पदार्थ है और ये आपके पास क्या है, लोहे का चूर्ण है। अब हुआ क्या, पदार्थ जैसे चूर्णित अवस्था में आ गया तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया, और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से देखो कणों की संख्या बढ़ गई, और जैसे ही कणों की संख्या बढ़ी है तो कणों की संख्या बढ़ गई मतलब बंध बनने की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और बंध बनने की दर बढ़ गई मतलब अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, क्योंकि जैसे जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है मुक्त संयोजकताएं या बंध बनने वाली सतह का आधार या साइज बढ़ जाती है, या मुक्त संयोजकताएं बढ़ जाती है, जिससे बंध बनने की दर बढ़ती है। जैसे एक क्वेश्चन आ गया, लोहे पदार्थ की तुलना में लोहे चूर्ण की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग अधिक होता है, क्यों। तो आप सीधा क्या लिखोगे, किसी लोहे धातु के टुकड़े की तुलना में लोहे के चूर्ण का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है, जिससे कणों की संख्या अधिक होती है, अतः अभिक्रिया में बंध बनने की दर बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। यह होता है बच्चों आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल का इफेक्ट, ठीक है। और लास्ट देख लेते हैं बच्चों में ताप का प्रभाव, आपके अंतिम है ताप का प्रभाव। तो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो होता है, वेग को तापमान टेम्परेचर भी प्रभावित करता है। कैसे, सामान्यतः देखो ताप में हम क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। और होगा क्या भाई, ताप बढ़ाएंगे मतलब बंध जो है, बंध टूटने की दर बढ़ेगी, बंध टूटने की दर बढ़ेगी, और बंध टूटने की दर बढ़ेगी मतलब उत्पाद बनने की दर भी बढ़ जाएगी, जिससे वेग बढ़ जाएगा। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर वेग बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, कणों की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बढ़ती है। और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी मतलब कणों के मध्य टक्करें बढ़ जाएगी, और जब कणों में टक्कर ज्यादा होगी, संघटन ज्यादा होगा, तो बंध टूटने की दर बढ़ जाएगी। और जैसे बंध टूटने की दर बढ़ेगी मतलब नए बंध बनने की दर अर्थात उत्पाद बनने की दर बढ़ती है,
जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। तो सामान्यतः ताप बढ़ाने पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे कणों के मध्य होने वाली टकरों संघटक जो होती है उनकी संख्या बढ़ेगी, अर्थात बंध टूटने और नए बंध बनने की दर बढ़ जाती है, जिससे उत्पाद बनने की दर बढ़ती है, अतः अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ये तो हुआ जो नॉर्मल, लेकिन अनेक प्रयोगों से ये सिद्ध हुआ कि इस तापमान में जैसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करते हैं, ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या करते हैं, वृद्धि। मोस्टली ताप बढ़ाएंगे, जैसे ताप है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और हमने ताप 102 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, मतलब ताप में वृद्धि हो रही है, तो वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन ये पाया गया, अनेक प्रयोगों से पाया गया कि जैसे टेम्परेचर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि, मतलब 100 डिग्री से 110 डिग्री कर दिया, तो जैसे ही तापमान 10 डिग्री बढ़ा तो अभिक्रिया का वेग जो होता है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, 2 से 3 गुना वृद्धि होती है अभिक्रिया में। ये मोस्टली हमने ताप के प्रभाव में पाया। ठीक है, तो देखो अपने बात करें तो प्रभावित करने वाले कारकों में एक देख लिया हमने अभिकारक की मात्रा, दूसरा देख लिया हमने उत्प्रेरक का प्रभाव, तीसरा देख लिया हमने अभिकारक की प्रकृति, चौथा देख लिया बच्चों हमने विकिरण का प्रभाव, पांचवा देख लिया बच्चों हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बच्चों लास्ट देखा हमने ताप का प्रभाव। अब बच्चों इस ताप के प्रभाव को हमने ये देखा कि भाई ताप बढ़ाने पर वेग बढ़ेगा, और जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना जो बढ़ता है, वो कैसे बढ़ता है उसको समझते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने पास ताप गुणांक। तो देखो ताप गुणांक से मतलब क्या है, ये देखो जब ताप टी डिग्री सेंटीग्रेड है तो आपके वेग स्थिरांक है आपके केटी, और जब ताप में हमने 10 डिग्री वृद्धि कर दी, यानी इसमें 10 डिग्री को ऐड कर दिया, तो वेग स्थिरांक हो जाता आपके केटी प्लस 10। ये मान लिया कि जब तापमान कितना है, टी डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कितना है, केटी है, और जैसे ही तापमान में 10 डिग्री की वृद्धि की तो वेग स्थिरांक कितना हो गया, केटी प्लस 10 हो गया। अब ताप गुणांक से मतलब क्या है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अपने अभिक्रिया जो होती है उस अभिक्रिया में अपने टी डिग्री सेंटीग्रेड एवं टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आपका वेग होता है, वेग स्थिरांक होता है, उन वेग स्थिरांकों के अनुपात को क्या कहते हैं, ताप गुणांक कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में टी डिग्री सेंटीग्रेड ताप एवं टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अभिक्रिया के वेग स्थिरांकों के अनुपात को ही ताप गुणांक कहा जाता है। तो देखो लिख देता हूं मैं ताप गुणांक के लिए कंप्लीट ताप गुणांक। तो सबसे पहले तो माना टी डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक केटी है तथा
T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, जिसे आप विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कह सकते हो, वेग स्थिरांक KT प्लस 10 डिग्री हो, तो ये तो हमने मान लिया कि जब ताप T है तो वेग स्थिरांक KT है, और जब ताप T प्लस 10 है तो वेग स्थिरांक को हमने KT प्लस 10 से दर्शा लिया। अब बात कर लेते हैं ताप गुणांक क्या है। तो T डिग्री सेंटीग्रेड एवं T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांकों के अनुपात को ताप गुणांक कहते हैं। तो जो ताप गुणांक किसे कह रहे हैं, T डिग्री सेंटीग्रेड एवं T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांकों का अनुपात, तो T डिग्री पर तो KT और T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर KT प्लस 10 है, इनका जो अनुपात आएगा उसे क्या कहेंगे, ताप गुणांक। तो ताप गुणांक बराबर हो जाएगा आपके, ताप गुणांक इज इक्वल KT बट्टा KT प्लस 10, यह आपका ताप गुणांक होता है। लो स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है भाई, ये हो गया अपने ताप गुणांक। अब इस ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वृद्धि करने के लिए जो प्रभाव है उसको देखते हैं। तो अभिक्रिया वेग पर ताप का प्रभाव, और जो ताप के प्रभाव को समझने के लिए सबसे पहले लेते हैं हमें नंबर 1 मैक्सवेल एवं बोल्ट्जमैन का ऊर्जा वितरण आरेख या वक्र, ये देखते हैं। तो जो ताप का प्रभाव, अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को समझाने के लिए मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने एक आरेख बनाया। तो देखो इन्होंने क्या लिया, अपने कणों की गतिज ऊर्जा एवं सक्रियण अंश के मध्य संबंध बताने हेतु, कणों की गतिज ऊर्जा और सक्रियण अंश के मध्य संबंध बताने हेतु मैक्सवेल एवं बोल्ट्जमैन ने एक ऊर्जा वितरण वक्र खींचा या बनाया। तो देखो ताप पर अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव समझाने के लिए आरेख किसने बनाया, मैक्सवेल एवं बोल्ट्जमैन ने, जिसको कहते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का ऊर्जा वितरण वक्र या आरेख, या आप कह सकते हो अति संभावित आरेख एवं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का ऊर्जा वितरण वक्र। और यह वक्र बनाया किनके मध्य, तो जिन कणों की बात करें उनकी गतिज ऊर्जा और सक्रियण अंश के मध्य, गतिज ऊर्जा और सक्रियण अंश के मध्य संबंध बताने के लिए इन्होंने एक वक्र बनाया। तो देखो वक्र क्या कह रहा था, इनके वक्र की बात करें तो इन्होंने वक्र बनाया, ये लिया इन्होंने, एक तो ले लिया गतिज ऊर्जा, एक अक्ष पर तो ले ली गतिज ऊर्जा,
और वाई अक्ष पर लिया इन्होंने सक्रियण अंश। बच्चों देखो हमने सक्रियण अंश की बात करते हैं, सक्रियण अंश से मेरा मीनिंग क्या हो सुना भाई। हमने देखा था उत्प्रेरक के प्रभाव में कुल ऊर्जा चाहिए वो होती है दहली ऊर्जा, और जितनी कण के पास होती है वो होती है न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा। अब न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा के अलावा जो अतिरिक्त ऊर्जा होती है जो बाहर से ग्रहण की जाती है उसको क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा। मतलब कणों के पास सक्रियण ऊर्जा के बराबर अतिरिक्त ऊर्जा होगी तो ही कण उत्पाद में बदलेगा। और सक्रियण अंश का मतलब क्या है, वह अंश जिसके पास सक्रियण ऊर्जा के बराबर या सक्रियण ऊर्जा से अधिक ऊर्जा होती है, अर्थात ऐसे कणों का अंश जो उत्पाद में बदल सकते हैं, उस अंश को कहते हैं बच्चों सक्रियण ऊर्जा। उन कणों का अंश जिसमें उत्पाद बनाने का गुण पाया जाता है। तो जब इन्होंने सक्रियण अंश और गतिज ऊर्जा के मध्य आरेख खींचा तो इनमें आरेख कुछ इस प्रकार बना, इनका मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन का आरेख कुछ इस प्रकार बना। और इस आरेख में जो ये आपको उच्चिष्ट दिखाई दे रहा है इसको इन्होंने नाम दिया अति संभाव्य गतिज ऊर्जा। तो देखो इसको नॉर्मली इन्होंने बनाया किसमें, सक्रियण अंश और गतिज ऊर्जा के मध्य संबंध बताने के लिए आरेख बनाया। और जब इन्होंने आरेख बनाया तो इन्होंने क्या देखा कि अभिक्रिया में उन कणों का अंश अधिक है जिनके पास अति संभाव्य गतिज ऊर्जा है, अर्थात जिनके पास ऊर्जा का अंश क्या है, मध्यवर्ती ऊर्जा है। जिन कणों के पास मध्यवर्ती ऊर्जा है या उत्पाद में बदलने जितनी ऊर्जा है उन कणों का अंश ज्यादा है, जिसको इन्होंने नाम दिया अति संभाव्य गतिज ऊर्जा। यानी अभिक्रिया मिश्रण में ऐसे कण अधिक मात्रा में जिनके पास सक्रियण अंश या कह सकते हैं इतनी गतिज ऊर्जा होती है, और उन कणों का अंश जिनके पास अति संभाव्य से कम और ज्यादा गतिज ऊर्जा उनका अंश देखो कम है। अधिक वालों का अंश इतना है और कम वालों का अंश क्या है, इतना। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने जब कणों की सक्रियण अंश और गतिज ऊर्जा के मध्य संबंध बताने के लिए आरेख खींचा तो इन्होंने देखा कि अभिक्रिया मिश्रण में उन कणों का अंश अधिक होता है जिनके पास अति संभाव्य गतिज ऊर्जा होती है, जबकि ऐसे कण जिनके पास ऊर्जा कम या अधिक होती है, कम या अधिक किससे, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा से कम ऊर्जा या अधिक ऊर्जा होती है, उनका अंश क्या होता है, कम होता है। यह बताया बच्चों मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने। ले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो आप। ठीक है, अब देखो इसी में इन्होंने ये तो नॉर्मली हो गया कि सक्रियण अंश और गतिज ऊर्जा में जब संबंध बनाया तो नॉर्मल वो कह क्या है, दो बातें याद रखना आपको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, कणों की गतिज ऊर्जा और सक्रियण अंश यानी उन कणों का अंश जो उत्पाद में बदल सकते हैं उनके मध्य जब संबंध बताने के लिए आरेख खींचा तो आरेख में मध्यम गतिज ऊर्जा वाले कणों का अंश अधिक होता है, जिसे अति संभाव्य गतिज ऊर्जा क्षेत्र कहते हैं। जबकि ऐसे कण जिनकी गतिज ऊर्जा अति संभाव्य गतिज ऊर्जा से कम होती है उनका अंश भी कम होता है, और जिनके पास गतिज ऊर्जा अति संभाव्य से अधिक होती है उनका अंश भी क्या होता है, कम होता है। अब देखो ये तो इन्होंने नॉर्मल जब 3 डिग्री सेंटीग्रेड में बनाया, एक्स अक्ष वाई अक्ष या आपके काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा और यह आपके सक्रियण अंश, सक्रियण अंश, इनमें आरेख खींचा तो नॉर्मली आरेख क्या बना, ये बना आपके, ये आपके अति संभाव्य गतिज ऊर्जा क्षेत्र है, संभाव्य गतिज ऊर्जा क्षेत्र। और ये कब है, 3 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। जब 3 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर आरेख खींचा तो अपने पास आरेख ये बना, लेकिन जैसे अभिक्रिया में इन्होंने क्या किया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में वृद्धि की, तो अभिक्रिया में 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में वृद्धि करने पर इनका आरेख कुछ इस प्रकार का बना बच्चों। आरेख में यह परिवर्तन हो गया। हुआ क्या, इनमें
जो देखो ये इतना क्षेत्र, ये घेरा हुआ क्षेत्र जो है, जिसको मैं ये इंडिकेट कर रहा हूं, ये वाले कण जो है वो कहां आ गए आपके, ये कण देखो यहां आ गए आपके, यहां आ गए। मतलब जैसे ही तापमान में क्या की, ये हो गया T+10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तापमान में 10 डिग्री की वृद्धि की, तो कणों के मध्य क्या हुआ, गतिज ऊर्जा बढ़ी, और गतिज ऊर्जा बढ़ने से टक्करें बढ़ी। तो ऐसे कण जिनकी गतिज ऊर्जा कम है, उन्होंने टक्करों से ऊर्जा प्राप्त करके और उच्च ऊर्जा वाले कणों में बदल गए, जिससे देखो ये अति संभाव्य गतिज ऊर्जा क्षेत्र दाईं ओर खिसक गया। यानी यहाँ वाले ये कण देखो, ये वाले कण ये कहाँ आ गए, यहाँ आ गए। मतलब कुछ कण ऐसे हैं जिन्होंने अधिक ऊर्जा प्राप्त करके उच्च ऊर्जा वालों में बदल गए, जिससे ये अति संभाव्य गतिज ऊर्जा आरे कुछ दाईं ओर खिसक गया। अब देखो जब T डिग्री सेंटीग्रेड पर देखें तो घेरा गया क्षेत्र कुछ अपने पास ये है, A, B, C और D, और जैसे तापमान में वृद्धि कर दी कितनी, हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड की, तो देखो घेरा हुआ क्षेत्र क्या हो गया अपने पास, ये हो गया E और F। तो देखो इस घेरे गए क्षेत्र की तुलना में ये घेरा गया क्षेत्र क्या है, लगभग 2 गुना है। तो जैसे ही अभिक्रिया में 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि करते हैं, तो कणों के मध्य टक्करों की संख्या बढ़ेगी, और जैसे ही कणों में टक्करों की संख्या बढ़ेगी, तो टक्करों की संख्या बढ़ने से ऐसे कण जो अति संभाव्य गतिज ऊर्जा वाले, उन कणों में से कुछ कण उच्च ऊर्जा वाले कणों में बदल जाते हैं, जिससे यह आपका उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट उच्चतम बिंदु ये दाईं ओर खिसक जाता है। अर्थात T डिग्री सेंटीग्रेड पर घेरा गया क्षेत्र जो है, उसकी तुलना में T+10 डिग्री सेंटीग्रेड क्षेत्र पर या ताप पर घेरा गया क्षेत्र लगभग दुगना हो जाता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि जैसे ही तापमान में 10 डिग्री की वृद्धि करेंगे, अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, आरेख का स्क्रीनशॉट लो आप। यह था बच्चों आपके मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ऊर्जा वितरण वक्र। ठीक है, इसकी लैंग्वेज लिख लेते हैं हम। तो देखो मैक्सवेल ने कणों की गतिज ऊर्जा एवं सक्रियण अंश के मध्य आरेख बनाया, जिसमें मध्यम गतिज ऊर्जा वाले कणों का अंश अधिक होता है, अधिक होता है, जिससे अति संभाव्य गतिज ऊर्जा क्षेत्र कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं। तथा अति संभाव्य गतिज ऊर्जा से कम एवं अधिक, से कम एवं अधिक ऊर्जा वाले कणों का अंश कम होता है, कम होता है। ये तो हो गया नॉर्मल, कि जब हम गतिज ऊर्जा और सक्रियण अंश के मध्य आरेख खींचते हैं, तो मध्यम गतिज ऊर्जा वाले कणों का अंश ज्यादा है, जिससे अति संभाव्य गतिज ऊर्जा क्षेत्र कहते हैं। और अति संभाव्य गतिज ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले
और अधिक ऊर्जा वाले कणों का अंश क्या होता है, कम होता है। जब ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की जाती है, वृद्धि की जाती है, की जाती है, तो कणों के मध्य, कणों के मध्य गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। अतः अति संभाव्य गतिज ऊर्जा जिसे हम उच्छिष्ट बोल सकते हैं वाला क्षेत्र दाईं ओर खिसक जाता है, खिसक जाता है। ये दाईं ओर खिसक जाता है तथा 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कणों द्वारा घेरे गए क्षेत्र ए बी सी डी की तुलना में T+10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कणों द्वारा, कण कौन से, उच्च ऊर्जा वाले कणों द्वारा घेरा गया क्षेत्र, घेरा गया क्षेत्र ई, अपने पास इसको ऐसे लिख देते हैं सी डी ई एफ, घेरा गया क्षेत्र सी डी ई एफ एबीसीडी से दुगना होता है, जिससे यह सिद्ध होता है, यह सिद्ध होता है कि ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है, दुगना हो जाता है। ये बच्चों आपके मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ऊर्जा वितरण वक्र की लैंग्वेज है, स्क्रीनशॉट लो इसका, ठीक है बच्चों। तो ये आपके ताप के प्रभाव पर, यानी ताप बढ़ाने पर वेग 2 से 3 गुना कैसे बढ़ता है उसको समझाने के लिए जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने ऊर्जा वितरण वक्र बनाया, उस ऊर्जा वितरण वक्र की लैंग्वेज हमने लिख ली। ठीक है, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।